हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स में ही कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद आज हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का वीडियो जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है रिपीटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या बोलता है, नाम ही बता रहा है, रिपीटेड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी चीज को आप बार बार दोगे तो क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, है ना। एक्यूमुलेट होने लगेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो जब तक होगा जब तक कि एलिमिनेशन उसको बैलेंस नहीं कर लेता, ठीक है ना। एक्यूमुलेट होता जाएगा, आप देते जाओगे बॉडी में, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। उसके बाद वो जब तक होगा जब तक एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन मतलब हमारी बॉडी से बाहर जाना उसका और हमारा इनपुट दोनों जब तक बैलेंस नहीं हो जाता। जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो एक कंडीशन आएगी स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं CPSS, ठीक है। तो व्हेन अ ड्रग रिपीटेड एट शॉर्ट इंटरवल इट विल एक्यूमुलेट इन बॉडी अंटिल एलिमिनेशन बैलेंसेस इनपुट एंड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इज अटेन्ड। तो जो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होगा, CPSS जिसको हम बोल रहे हैं, उसका फॉर्मूला है डोज रेट अपॉन क्लियरेंस। मतलब क्लियरेंस जो हमारी बॉडी में किस तरीके से जो वो हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है, ये हम मेजर करेंगे। मेजरमेंट के थ्रू हम पता लगा लेंगे क्लियरेंस का। और डोज रेट का कैसे पता लगाएंगे वो तो ठीक है, उससे हमको ये स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब हमको लेकिन डोज रेट, हमारा तो मेन मुद्दा होता है कि हम किस डोज रेट से दें ड्रग को कि स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अटेन हो। हमारा तो मेन मुद्दा ये होना चाहिए। तो अगर ये है तो इफ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, जिसको CPSS बोल रहे हैं, ये अगर हम कैसे करके निकाल लेते हैं उस ड्रग का, अगर निकाल लेते हैं इज नोन, सो वी कैन कैलकुलेट डोज रेट। तब हम डोज रेट निकाल लेंगे और उसके बाद हमेशा हमको ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइप की ड्रग को हम इस डोज रेट से देंगे तो ये जो है स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो अगर हमको स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम उसको क्लियरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बात समझ आ रही है, तो क्या हो जाएगा आपका ये डोज रेट निकल आएगा। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत, ऐसे करके आप क्या निकाल लेंगे, आप डोज रेट निकाल लेंगे। अब ऐसे करके डोज रेट निकाल लेंगे और डोज रेट निकाल लिया तो अगर आपको उसी टाइम पे स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन उस ड्रग का पता करना है तब आप वो भी निकाल सकते हैं, है ना। वो हो गया, तो ये दो चीज हमको पता चल गई। इफ ओरल डोसेज, अब ओरल डोसेज की बात करते हैं, ये तो हमने जनरल फॉर्मूला देख लिया। अब अगर हम बात करें कि हमने ओरली एडमिनिस्टर्ड किया है तो पूरा ड्रग तो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता नहीं, हमने देखा है कुछ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग पहुंचता है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग पहुंचता है उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे इसी फॉर्मूले को। तो डोज रेट इज इक्वल टू टारगेट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्लियरेंस अपॉन फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन इज, ये जो है ओरल उसके लिए हो जाएगा। अब सिंपल बात है, अगर हम एवरेज स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन की बात करें और डोज रेट, इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लीनियर रिलेशनशिप होगा फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करने वाली ड्रग फेनिटोनिन जैसे कि मान लेते हैं, ये जो ड्रग्स होगी वो मान के चलिए फर्स्ट ऑर्डर में माइकलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो करती है। तो फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर रिलेशनशिप होगा। अरे बात समझ आ रही, लीनियर रिलेशनशिप होगा, ठीक है। एलिमिनेशन चेंजेस, जब उसका एलिमिनेशन होगा तो यही जो है ये फर्स्ट से जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर से एलिमिनेशन चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर ओवर थेरेपेटिक रेंज। थेरेपेटिक रेंज में जितना हम उसको ड्रग देते हैं कि भाई इतना अगर इसको 500 चाहिए तो उसी रेंज में हम कंटिन्यूअस जब सप्लाई करते हैं तो ये जो है एलिमिनेशन में फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम डोज को बढ़ा देते हैं अबव सैचुरेशन पॉइंट, हमने बताया ना पहले भी हम लोग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 25 रिसेप्टर हैं और 25 ड्रग्स है तो 25 ड्रग्स हमने दे दिए, मान लेते हैं एक जनरल एग्जांपल, तो 25 तो पूरे पैक हो गए रिसेप्टर्स। अब सैचुरेशन आ गया, इसके ऊपर अगर हम देते हैं इंक्रीज इन डोज अबव सैचुरेशन पॉइंट विच कॉजेस इंक्रीज इन स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर हम इसको बढ़ाते हैं, क्या बढ़ा देते हैं हम, इसको बढ़ा देते हैं, किसको, सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर डोज को अगर बढ़ाते हैं, डोज रेट नहीं बोल रहे, डोज को बढ़ा देते हैं, अगर 500 है तो 1000 mg कर देते हैं, रेट उतना ही है, उसी रेट से दे रहे हैं हम, तब क्या हो जाएगा कि CPSS तो बढ़ेगा, पर देखो ना ये बढ़ तो रहा है, ऐसा बढ़ा जा रहा है, लेकिन डोज रेट के ऐसे नहीं जा रहा है कि मतलब इसके प्रोपोर्शनल नहीं जा रहा है कि ऐसे चला जा रहा है, डोज रेट को भी साथ में लेके, ऐसा नहीं, ये कहां चला जा रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है। मतलब डोज रेट से इसका प्रोपोर्शन कोई लेना देना नहीं रहेगा तब, क्योंकि सैचुरेटेड हो गए सारे रिसेप्टर्स। अब सिर्फ और सिर्फ CPSS बढ़ेगा।
अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर हम उसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करें, क्योंकि हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तब हम रेट ऑफ एलिमिनेशन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ एलिमिनेशन हम तब निकालेंगे वी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी। वी मैक्स मतलब वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, के एम मतलब वो वेलोसिटी जब हाफ ऑफ द ड्रग जो है वो एलिमिनेटेड हो जाएगा, और सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन, वही ऊपर वाला कॉन्सेंट्रेशन सेम ही। ये इक्वेशन से हम एलिमिनेशन निकाल लेंगे। चलिए, ये तो रिपीटेड हो गया। अब हमको मालूम है ड्रग, हमने पिछले ही वीडियो में, पिछले या उसके पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है लगभग 4 से 5 प्लाज्मा हाफ लाइफ कोई भी ड्रग लेता है फुली एक्सक्रीटेड होने के लिए, 95, 90 है ना। तो अगर इतना हाफ लाइफ लेता है कोई ड्रग, तो 100% है कि वो 4th हाफ लाइफ तक आते आते डिक्लाइन होने लगेगा। अरे बात समझ आ रही है? ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ये टाइम है, ये ऐसा है 4th हाफ लाइफ तक मान के चलते हैं डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, तो व्हेन अ कांस्टेंट डोज इज रिपीटेड, लेकिन हम स्मॉल कांस्टेंट डोज को अगर उसको रिपीट करें, चौथी हाफ लाइफ आने के एक्सपायरी के पहले ही हम अगर उसको कांस्टेंट डोज रिपीट करते रहे, है ना, जैसे इसकी चौथी हाफ लाइफ आ रही थी हमने दे दिया, तो क्या होगा कि इट वुड अचीव अ हायर पीक कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हायर पीक कॉन्सेंट्रेशन बन जाएगा बिकॉज सम ड्रग कॉन्सेंट्रेशन प्रीवियस डोज इज प्रेजेंट इन बॉडी। ये इसका पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन था, ठीक है, था, तो कायदे से तो बस इससे ऊपर गया यानी टॉक्सिक होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे ये इसका जो चौथा हाफ लाइफ तक पहुंचा, तब इसका जो पीक है वो बढ़ गया। समझ रहे? क्योंकि पुराना डोज तो कुछ प्रेजेंट था ही, और इस डोज का भी कुछ पीक है, तो दोनों को मिलाकर इसका पीक बढ़ गया। तो क्या बोल रहा है? पीक it would achieve a higher peak concentration because some drug concentration in previous dose is present in body। अब और देते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, ऐसे करके मैक्सिमम आ जाएगा, और एवरेज मिनिमम हमको पता चल गया कि ये एवरेज मिनिमम है। एवरेज मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में बहुत स्मॉल रेंज का डिफरेंस होता है। ये प्लेटिव इफेक्ट है कि जब हम कोई भी ड्रग को रिपीटेड उसकी 4th लाइफ के एक्सपायरी के पहले रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट इंटरवल पर देते जाएंगे तो पीक उसका बढ़ता जाएगा। ये प्लेटिव प्रिंसिपल है। अगला है टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी। क्या बोल रहा है? इट इज डन फॉर ड्रग हुज सेफ्टी मार्जिन इज स्मॉल, जैसे कि एंटी कन्वल्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, लिथियम, एंटी एरिथमिक, थियोफाइलिन, सब एंटी माइक्रोबियल्स। मतलब इनकी सेफ्टी मार्जिन, मतलब अगर एंटी कन्वल्सेंट अगर आप ज्यादा दे दोगे तो ऑब्वियसली टॉक्सिक लेवल बढ़ जाएगा, ब्रेन में बहुत सारे इफेक्ट होंगे। एंटी डिप्रेशन दे दोगे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाएगा, ब्रेन का दिक्कत हो सकती है। तो वो वही बोल रहा है कि सेफ्टी मार्जिन जिसका स्मॉल है उसके लिए टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी करते हैं। हम टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? उन ड्रग की मॉनिटरिंग करते हैं जो शॉर्ट हाफ लाइफ है ना। टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी मतलब ये कि उसको कंटिन्यू उसको मॉनिटर करते रहना कि भैया ऊपर भी ना जाए इसका रेंज, इसका नीचे भी ना जाए, ठीक है। और लॉन्ग हाफ लाइफ है अगर ड्रग की, और अगर हम उसमें टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं तब वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अरे बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? तो जो है हम टारगेटेड लेवल स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, उसमें ये दो चीज जो है हम स्ट्रेटेजी में दो चीज अपनाते हैं। एक है लोडिंग डोज, एक है मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज मतलब शुरुआत में बहुत सारा डोज एक बार में दे देना। सिंगल और क्विकली रिपीटेड डोज, या तो सिंगल या क्विकली तुरंत 2 बार 3 बार दे देना इन बिगिनिंग टू अटेन टारगेट कॉन्सेंट्रेशन, ताकि टारगेट कॉन्सेंट्रेशन को अटेन कर पाए। इसमें क्लियरेंस का कोई रोल नहीं रहता। लोडिंग डोज का फॉर्मूला है टारगेट कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन जो है फ्रैक्शन, ठीक है। और जो मेंटेनेंस डोज है, नॉर्मल डोज जो हम लोग जनरली लेते हैं वो नॉर्मल डोज गिवन एट इंटरवल्स, वो मेंटेनेंस डोज होता है। डोज रेट जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? वी का कोई यूज नहीं होता, इसमें क्लियरेंस इन्वॉल्व होता है। टारगेट सीपीएसएस मतलब स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इनटू सीएल अपॉन फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन मतलब कितना फ्रैक्शन हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, अभी हमने देखा। अब इसमें कौन कौन सा डोज हम जो है टारगेट लेवल स्ट्रेटेजी में जो उस अपनाते हैं वो है डिजॉक्सिन, क्लोरोक्विन, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड, डॉक्सीसाइक्लिन एंड अम्योडारोन, ठीक है। ये अगला टर्म है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। मतलब कुछ नहीं, मतलब हॉस्पिटल में रख के उस ड्रग को देते हुए उसके कॉन्सेंट्रेशन को देखते हुए उसको मेजर करते हुए उसको देना, वो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है। इट इज द मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करते रहना समय समय पर, वो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या करते हैं कि अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं तो हमको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार अब कितना दें, रिवाइज करके कितना दें डोज, यार कुछ गड़बड़ी हो रही है अब कितना दें, उसको बोलते हैं रिवाइज डोज, है ना। तो रिवाइज डोज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम किसी रेट से दे रहे थे ड्रग,
तो जिसको हम प्रीवियस डोज रेट बोल रहे हैं। टारगेट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हमने कुछ डिसाइड किया होगा कि इतना देने से हमको इतना स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, उसका वैल्यू। लेकिन जब हम ब्लड में मेजर कर रहे हैं तो मेजर्ड स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग आ रहा होगा। जब ये फॉर्मूला रखेंगे प्रीवियस डोज रेट इनटू टारगेट सीपीएसएस अपॉन मेजर्ड सीपीएसएस, तो हमको रिवाइज डोज पता चल जाएगा कि अब हमें कितना देना है। अरे बात समझ आ रही? ठीक। टीडीएम कहाँ डन होती, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहाँ डन, मतलब कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए, दोनों को कंपेयर करके लिखा है। जिसमें लो सेफ्टी मार्जिन हो वहां होनी चाहिए, डिजॉक्सिन वगैरह में। पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग हो, है ना, टॉक्सिसिटी करे, पॉइजनिंग हो जाए यदि किसी ड्रग की लिथियम वगैरह में, या पेशेंट कंप्लायंस मतलब पेशेंट का जो है बहुत ज्यादा हालत खराब है, तब ये करना चाहिए। कहाँ नहीं होनी चाहिए, जहां पर इजिली मेजरेबल हो ड्रग, जैसे हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग, ओरल एंटीकोएगुलेंट, जनरल एनेस्थेटिक, ये सब ड्रग जो है वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसानी से मेजर की जा सकती है। ड्रग एक्टिवेटेड इन बॉडी, जो ड्रग एक्टिवेट ही हो रही है बॉडी में जाके, जैसे लेवोडोपा, उसमें नहीं होनी चाहिए। हिट एंड रन ड्रग्स है यदि, जैसे रिजर्पाइन है ना, हिट एंड रन ट्रायल जैसे काम कर रहे हैं उसमें, तो उसमें नहीं। या रिवर्सिबल एक्टिंग ड्रग में, है ना, जो ड्रग जो है रिवर्सिबल दोबारा एक्ट कर जाए, उसमें भी ये टीडीएम नहीं होता है। सिर्फ यहाँ इतने ड्रग, इस टाइप की कैटेगरी के ड्रग्स में होता है। ये हमारा टीडीएम था, ये हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग खत्म। अब जो हम है प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्रग एक्शन, कोई भी ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग करवाना है। क्यों करवाना है? उसका अगर प्लाज्मा हाफ लाइफ छोटा है और हमको उसको लंबे समय तक एक्ट करवाना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्शन को प्रोलॉन्ग करवाना पड़ेगा। तो 4 स्ट्रैटेजी अपनाएंगे हम। या तो प्रोलॉन्ग करें एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन, है ना, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन जो है उसको प्रोलॉन्ग करवा दे साइट ऑफ एक्शन से, जहां से वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसके एब्जॉर्प्शन को प्रोलॉन्ग करवाएंगे लंबे समय तक, तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग एब्जॉर्ब होगा, ये करवा दे, है ना। वहां ज्यादा देर ठहरेगा ड्रग, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा, इवैक्यूएशन हो जाएगा। तो उसके एब्जॉर्प्शन को साइड पे मतलब आप प्रोलॉन्ग करवा दो, या इंक्रीज कर दो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। क्यों प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग? हम पहले भी पढ़ चुके, पिछले वीडियो में देखा होगी, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होता है वो एक्शन नहीं करता है, लेकिन जब अनबाउंड ड्रग निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, तब ये डिसोसिएट होने के बाद फिर वो एक्शन करता है। तो क्या हो जाता है, इससे प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन हो जाता है। तो एग्जाम्पल सल्फाडोक्सिम, है ना, इसमें कुछ केमिकल चेंजेस करने के बाद हम इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है उसको इंक्रीज करवाएंगे, जिस कारण से लॉन्गर एक्टिंग हो जाएगा। अगला है डिक्रीजिंग रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए 2 स्ट्रैटेजीज लगती है। या तो ड्रग का जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच डिक्रीजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग, है ना। कौन सा? जैसे कि एलोप्यूरिनॉल और मर्केप्टोप्यूरिन। एलोप्यूरिनॉल जो है वो मर्केप्टोप्यूरिन का जो है मेटाबॉलिज्म जो है डिक्रीज कर देगा। रिटोनावीर एंटीवायरल ड्रग, इंडिनावीर उसके साथ दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म है इसको ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच डिक्रीजेस मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर, दूसरे का मेटाबॉलिज्म को घटा रहा है। ये क्या बोल रहा है? डिक्रीजेस रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कुछ ड्रग जो होते हैं ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म उसका घट जाए, जैसे कि एडिशन ऑफ इथाइनिल ग्रुप टू एस्ट्राडियोल, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है। इथाइनिल ग्रुप अगर एडिशन कर देते हो आप तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, तो वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा। अगला है रिटार्डिंग रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन को रिटार्ड करवा दो किसी ड्रग का। ये हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि प्रोपेनिसिलिन को पेनिसिलिन के साथ दो तो पेनिसिलिन का जो है एक्सक्रीशन घट जाता है, बजाय यूरिक एसिड का बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। ये अब ये जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन है इसकी 2 कैटेगरीज है, या तो ओरल वाला ड्रग डोसेज फॉर्म होगा या तो पेरेंट्रल होगा। ओरल होगा तो उसमें हम सस्टेन रिलीज टैबलेट बना सकते हैं, स्पेंस्यूल्स कैप्सूल्स बना सकते हैं। कोटिंग विथ रेजिन कर दो या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ कोटिंग कर दो, ठीक है। पेरेंट्रल में हम सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर पढ़ के आए हैं, उसमें अगर आप सस्पेंशन वगैरह बना दो तो इंसॉल्युबल फॉर्म में ड्रग को कर दो, तो या ऑयली सोल्यूशन कर दो, मतलब डिपोट डोसेज फॉर्म, डिपोट सोल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, वो कर दो, या पैलेट इम्प्लांटेशन कर दो। पैलेट इम्प्लांटेशन मतलब ये जो इम्प्लांट्स होते हैं पैलेट के फॉर्म में, वो, या बायोडिग्रेडेबल या सीएलएसटिक इम्प्लांट्स जो है उसका यूज कर लो, जो कि हम लोग वहां पर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा देख चुके हैं। अगर आप लोग को चाहिए तो डिटेल मैं लिंक डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और इसी के साथ हम लोग का जो है फार्माकोकाइनेटिक्स खत्म होता है। और नेक्स्ट हम मिलेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में।